अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ खतरे में नहीं आएगी, वो मरेगा नहीं, उस रीजन से तो बिल्कुल नहीं मर सकता। यहां से इस एग्जाम्पल से दूसरा पॉइंट सामने ये निकल करके आता है कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस का होना जरूरी नहीं है। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो पूरे टॉपिक को एक लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट आज के लेक्चर में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ाने वाली हूँ, बहुत कुछ समझाने वाली हूँ और यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो आप एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाऊँ समझाऊँ, बेटा मैं ये चाहती हूँ कि आज के इस लेक्चर में ना मैं आपको सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस का जो बेसिक है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। पर देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल बन जाता है। कई बार ऐसा सवाल बनता है कि डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, कई बार बोल देते हैं कि भाई लाइफ प्रोसेसेस का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक के बारे में तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज मैं तुमको सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा डिटेल में, और फिर इसके बाद में अपन आ जाएंगे अपने आज के टॉपिक के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुमने बेटा कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आता जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, बस सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है, ठीक है? अब सुनो, मुझे ना आज की क्लास के लिए एक वॉलंटियर चाहिए। तो मान लो कि एक इंसान है मेरे पास, ठीक है? एक इंसान है मेरे पास, बेटा ये इंसान ही है। देखो काफी खूबसूरत सा इंसान है, इसके बाल देखो कितने अच्छे हैं, ठीक है? और इसका नाम है पप्पू। क्या नाम है? पप्पू। तो मैंने आपसे बोला कि गाइज मीट माय फ्रेंड, इसका नाम है पप्पू और ये एक इंसान है और ये एक जिंदा इंसान है, मतलब ये जिंदा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज़रा मुझे ये बताओ कि ये जिंदा क्यों है? आप बोलोगे कि मैम ये क्या हुआ? अरे भाई, तुमसे मैंने बोला कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम पप्पू है और ये जिंदा है, मुझे बताओ ये जिंदा क्यों है? तो आप बोलोगे कि मैम हमें तो नहीं पता ये जिंदा क्यों है। मैम देखो, आपने बोला कि ये इंसान है, हमने मान लिया। आपने बोला कि आपका दोस्त है, हमने मान लिया। आपने बोला इसका नाम पप्पू है, हमने मान लिया। आपने बोला कि ये जिंदा है, हमने मान लिया। अगर आप बोलते हैं कि मरा हुआ है तो हम वो भी मान लेते, क्योंकि मानने में क्या ही जाता है। लेकिन हमें नहीं पता है क्यों जिंदा है। कोई बात नहीं, अभी तक अगर नहीं पता है तो चलेगा, लेकिन अब पता चल जाना चाहिए। सुनो मेरी बात बेटा, इस पप्पू की बॉडी में ना कुछ ऐसी प्रोसेसेस चल रही हैं जिसके कारण ये जिंदा है। क्या बोला मैंने? कि इस पप्पू की बॉडी में, इसके शरीर में बेटा कुछ ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्रोसेसेस चल रही हैं जिसके कारण ये जिंदा है, ये सरवाइव कर पा रहा है प्लेनेट अर्थ पर। तो कहीं ना कहीं मेरी इस बात का मतलब ये भी निकल करके आता है कि अगर तो वो कुछ प्रोसेसेस इसकी बॉडी में ना हो या चलते चलते रुक जाएं, तो ये भी रुक जाएगा क्या? मतलब ये मर जाएगा क्या? एग्जैक्टली यही तो बात है कि ये जो पप्पू है बेटा, इसके शरीर में कुछ ऐसी प्रोसेसेस चल रही हैं जिसके कारण ये सरवाइव कर पा रहा है, ये जिंदा है। और अगर वो प्रोसेसेस नहीं हुई या चलते चलते रुक गई तो ये भी रुक जाएगा, ये मर जाएगा। इसका मतलब ये कि वो कुछ प्रोसेसेस जो इसकी बॉडी में चल रही हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर प्रोसेसेस हुई तो ये भी जिंदा रहेगा, और अगर वो प्रोसेसेस नहीं हुई तो ये भी नहीं रहेगा, मतलब ये मर जाएगा।
तो ऐसी ही बेटा कुछ प्रोसेसेस जो इसकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन कुछ प्रोसेसेस को हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और बेटा जी ये बात सिर्फ पप्पू की नहीं है, ये बात मेरी भी है, तुम्हारी भी है, हम सब की है, सारे ऑर्गेनिजम्स की है। और जब मैं बोलती हूँ ऑर्गेनिजम्स तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम ऑर्गेनिजम्स का मतलब शायद एनिमल्स। नहीं, अगर मुझे एनिमल्स के बारे में ही बात करनी होती तो मैं एनिमल्स बोलती ना, मैं ऑर्गेनिजम्स बोलती ही क्यों। ऑर्गेनिजम्स में बेटा सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, छोटा ऑर्गेनिज्म, बड़ा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूं यार मैं। कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है, उसको जिंदा रहना है, तो जरूरी है कि उसकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस चलें। अगर नहीं चलेंगी तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा बेटा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने देखो पहले ही बोल दिया था तुमसे कि मेरी बातों को बस ध्यान से तुम्हें सुनना है, एक एक शब्द को बेटा बहुत ध्यान से सुनना है, तभी तुम्हें चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। मैं इतनी देर से बोल रही हूं कि उन कुछ प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है भाई, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं, लेकिन मैं सारी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस नहीं बोल रही हूं। मैं जो इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनमें से कुछ प्रोसेसेस को ही क्या बोल रही हूं, लाइफ प्रोसेसेस। बेटा ये बहुत भारी नाम होता है लाइफ प्रोसेसेस। तो सारी प्रोसेसेस को उठा करके नहीं बोल देंगे कि हाँ हाँ ये भी क्या है लाइफ प्रोसेस है, हाँ ये भी क्या है, नहीं, सिर्फ वो प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसकी लाइफ के लिए, उन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। मैंने क्या बोला कि सिर्फ वही प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं उसके सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए, सिर्फ उन्हीं को बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस बेटा, सबको नहीं बोल देंगे। इतना समझ में आ गया? यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई? अब कहीं ना कहीं तुम सब बच्चों के दिमाग में इतनी सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल आया होगा, और आना भी चाहिए, और अगर अब तक नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है पता लगाओ। कि मैम ठीक है समझ में आ गया लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, मैम आ गया, लेकिन मैम कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है, कौन सी वो कुछ प्रोसेसेस है जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं? आ जाओ बताती हूं मैं, क्योंकि तुम्हारा सवाल अच्छा है तो इसका जवाब तुम्हें मिलना चाहिए। देखो बेटा, ज्यादा नहीं, 4 प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। एक होती है न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है, समझना है इसको। एक होती है रेस्पिरेशन, जिसको हम अपने इसी चैप्टर में अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक होती है ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी पढ़ेंगे। और एक लास्ट है एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेसेस होती हैं बेटा जिन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि इन प्रोसेसेस का चलना एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है उसके सर्वाइवल के लिए, कि अगर ये चलेंगी तो ऑर्गेनिज्म चलेगा, मतलब वो जिंदा रहेगा। और अगर तो बेटा इनमें से कोई एक प्रोसेस भी रुक जाए ना, कि ये रुक गई, ये रुक गई, ये रुक गई, या फिर ये रुक गई, अगर इनमें से कोई एक भी रुक जाए या ना हो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो बेटा वो वहीं मर जाएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मैम ये चारों होंगी तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, वो सरवाइव कर पाएगा। और अगर किसी दिन ऐसा आया कि एकदम से ये चारों प्रोसेसेस चलना बंद हो गई ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो तब ही मरेगा। मतलब जब चारों एक साथ बंद होंगी, जब चारों एक साथ रुकेंगी, नहीं होंगी, तब ही ऑर्गेनिज्म मरेगा। अगर इनमें से कोई एक दो भी नहीं हो रही तो भी काम चल जाएगा। नहीं बेटा, ये कोई स्विच नहीं है कि एक साथ ऑन करोगे एक साथ ऑफ करोगे, ऐसा नहीं होता। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं हुई ना बेटा, एक भी,
तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। तो ज़रा सोचो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट है तभी तो देखो इतना भारी नाम दिया हुआ है हमने, लाइफ प्रोसेसेस। वाह। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, इसका बेसिक मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है हर साल का कि जब भी मैं ये पढ़ाना शुरू करती हूँ बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक कॉमन सवाल लेकर के आते हैं। तुम भी सुनो, क्या पता तुम्हारा भी वही सवाल हो कि मैम हमने वो वाली किताब पढ़ी थी, एनसीईआरटी नहीं मैम, कोई दूसरी बुक पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। लेकिन मैम हमने वो वाली किताब भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें तो बोला गया था कि नहीं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो मैम क्या करें, रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस माने ना माने? सवाल अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो तुम्हें इसका भी जवाब मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो बेटा, जो मैं तुमसे बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनो, और फिर मैं तुम पे छोड़ दूंगी कि तुम ही डिसाइड करना कि तुम्हारे हिसाब से रिप्रोडक्शन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये तुम ही डिसाइड करना। लेकिन उसके पहले मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा रिप्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले तो बेटा मतलब समझो। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेकर के आता है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। आसान शब्दों में बोला जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करता है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब एक एग्जाम्पल मैं तुमको दे रही हूं, उसको ध्यान से समझना। मान लो कि ये जो अपनी अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, इस पे केवल 100 टाइगर्स ही बचे हैं। भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो कि पृथ्वी पर केवल 100 टाइगर्स ही बचे, भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो। लेकिन भाई मुझे तुम्हें समझाना है ना, तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल मुझे लेना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा। तो मान लो कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे प्लैनेट अर्थ पर केवल 100 टाइगर्स बचे हैं, ठीक है। और इन सारे के सारे बचे हुए 100 टाइगर्स को मैंने एक बड़े से जंगल में शिफ्ट कर दिया है। इनको मैंने बोल दिया कि भैया वैसे भी तुम लोग 100 ही हो, अब इस जंगल में तुम लोग मस्त ऐश करो, ये पूरा जंगल तुम्हारा है, यहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हंटिंग नहीं होगी, कोई पोचिंग नहीं होगी, एंजॉय। अब ये जो 100 टाइगर्स हैं बेटा, ऑब्वियसली ये सब सेम एज ग्रुप के तो नहीं होंगे। मतलब इन 100 टाइगर्स में से कुछ बूढ़े होंगे, कुछ जवान होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बहुत ही छोटे छोटे से बच्चे होंगे। मतलब अलग अलग एज के यहाँ पर आपको मिलेंगे 100 टाइगर्स, ठीक है। और सबको उठा करके मैंने क्या करा है, एक जंगल में रख दिया है। वो जंगल उन्हीं के नाम पर मैंने कर दिया है कि भैया वैसे भी तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कम बचे हो, बहुत ही ज़्यादा कम बचे हो, मतलब बहुत ही कम है तुम्हारा नंबर। तो अब जो है, जो भी हो तुम ही लोग हो, तो भाई आराम से रहो, ऐश करो, फुल एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, काम की बात सुनो। ये जो 100 टाइगर्स बचे थे बेटा, हुआ ये कि इन लोगों ने ना एक दिन डिसाइड किया कि आज के बाद हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करेंगे। इन सब ने डिसाइड किया, बच्चों ने भी डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करेंगे। भाई बहुत ही महंगाई का जमाना है, गोल्ड देखो उसके रेट कितने ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो भैया बहुत महंगाई का ज़माना है, हमारे बस की नहीं है बच्चों को पालना पैदा करना। तो हम सब ने डिसाइड किया है, 100 के 100 टाइगर्स ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी कि वो अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेकर के नहीं आएंगे, मतलब कि वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे। फिर इनका जो हेड था उसने मुझसे आकर के पूछा कि मैम हमारी ये डिसीजन है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं बोलूँगी कि यार रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है नहीं करनी है वो तो तुम्हारा मतलब पर्सनल डिसीजन होना चाहिए है भी। तो मुझे इससे क्या ही दिक्कत हो सकती है? भाई अगर तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो तुम लोग मत करो, मेरा क्या जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुम सबका भी जवाब यही होता अगर ये तुमसे आकर के पूछते कि भाई हमारे इस डिसीजन से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो ये तो फिर भी हम टाइगर्स की बात कर रहे हैं। मान लो कोई इंसान है, उसने आकर के बोला कि भाई मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगा, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, एक बच्चा भी पैदा नहीं करूंगा। तो किसी को कोई दिक्कत? हम बोलेंगे नहीं भैया, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनने बोला कि चलो बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या कि इन 100 टाइगर्स में से एक एक करके टाइगर्स मरने लग गए। क्यों मरने लग गए? क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने से मना कर दिया था? नहीं बेटा, अगर एक इंसान बोल रहा है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मर जाएगा, कि जैसे उसके मुंह से निकला कि नहीं 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 मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगा, तो वो वही क्या हुआ, नेक्स्ट सेकंड में पट्टे से मर गया। ऐसा होता है क्या कि बच्चा पैदा ना करने से कोई इंसान मरता है क्या? बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि औरतें जो हैं बच्चा डिलीवर करते करते मर जाती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर किसी ने बच्चे पैदा नहीं किए हैं तो वो मर जाएगा, अगर किसी ने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करी है तो वो मर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो बेटा, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ खतरे में नहीं आएगी, वो मरेगा नहीं। उस रीजन से तो बिल्कुल नहीं मर सकता। तो यहां पर हुआ ये कि 100 टाइगर्स ने मना कर दिया था कि भैया हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, एक एक करके ये मरने लग गए। कैसे मरने लग गए बेटा? नेचुरल डेथ होने लग गई इनकी। मैंने बोला ना कि इन 100 टाइगर्स में से कुछ बूढ़े टाइगर्स थे, तो वो अपनी पूरी उम्र जी करके मर गए। उनने कभी अपनी लाइफ में बच्चे पैदा नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे ना पैदा करने से मर गए। अरे यार, वो अपनी पूरी उम्र जी करके मरे हैं भाई, इससे कोई मतलब नहीं होता है। कुछ टाइगर्स को बीमारी हो गई तो वो बीमारी के चलते मर गए। तो ऐसा हुआ कि इनमें से एक एक करके टाइगर मरते गए। करीबन मान लो कि 50 साल बाद ऐसा हुआ कि एक भी टाइगर नहीं बचा। आफ्टर 50 ईयर्स सब मर गए। कोई आज मरा, कोई कल मरा, 50 सालों में सब मर गए। अब क्या होगा? वही होगा जो डायनासोर्स के केस में हुआ। आज अगर हमें डायनासोर्स के बारे में कुछ पता करना होता है तो म्यूजियम जाते हैं, उनको देखना होता है तो मूवीज लगानी पड़ती है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ये 50 सालों के बाद, उनको अगर टाइगर्स के बारे में पता करना होगा, देखना होगा, तो उनको भी म्यूजियम जाना पड़ेगा। जैसे कि हम जाते हैं आज डायनासोर को देखने के लिए, वैसे ही हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो 50 सालों में आएगी, वो टाइगर्स को देखने के लिए जो है ना म्यूजियम जाएगी। क्योंकि अब तो बचे ही नहीं ना पूरे प्लैनेट अर्थ पर बेटा। 100 टाइगर्स ही बचे थे जो कि मर गए। नेक्स्ट 50 ईयर्स में एक एक करके वो मरते गए। और मुसीबत की बात ये थी कि उन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करना बंद कर दी थी, उन्होंने नए बच्चे पैदा करना बंद कर दिए थे। तो जो बचे हुए थे वो 50 सालों में मर गए। अब जैसे डायनासोर दिखते हैं मूवीज में, वैसे ही क्या होगा, नेक्स्ट 50 ईयर्स में हमें टाइगर्स भी दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मूवीज में और म्यूजियम्स में। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। किसी भी स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन है बेटा, ये अच्छी बात तो नहीं है कि हम बहुत ही प्राउड फील करें कि वाह मजे आ गई ना। अच्छी बात नहीं है ये। एनवायरनमेंट की उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो कोई भी स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो इसका मतलब देखो यहां पर ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकल करके आ रहे हैं कि अगर इन लोगों ने बच्चा पैदा नहीं किया तो उस रीजन से ये मरे तो नहीं। वहीं मैंने आपको अभी तक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में क्या पढ़ाया? इन 4 प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और तुमसे मैंने बोला कि अगर इनमें से कोई एक भी ना हो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो वो मर जाएगा। और वहीं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तुमसे मैंने बोला कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कल को मैं नहीं बोल दे कि नहीं मुझे नहीं करने बच्चे पैदा, तो मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी। तो क्या तुम लोग इसको लाइफ प्रोसेस कंसिडर कर सकते हो कि अगर ये नहीं हो रही है तो भी तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह जाएगा ना, और बड़े हेल्दी तरीके से वो अपनी जिंदगी बिता सकता है। ऐसा नहीं कि वो बीमार पड़ जाएगा या मर जाएगा ना।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा पॉइंट बेटा ये निकल करके आता है इस एग्जाम्पल से कि माना कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए लाइफ प्रोसेस का होना जरूरी नहीं, सॉरी लाइफ प्रोसेस नहीं बेटा, मुझे रिप्रोडक्शन बोलना था, बड़ा गलत स्टेटमेंट में बोलने जा रही थी। अच्छा हुआ मैं रुक गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं अपना सेंटेंस जो है वो करेक्ट करती हूं। यहां से इस एग्जाम्पल से दूसरा पॉइंट सामने ये निकल करके आता है कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए प्लैनेट अर्थ पर उस स्पीशीज के मेंबर्स का रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। अगर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को देखें, अगर हम इन 100 टाइगर्स में से एक टाइगर की बात करें जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेकर के नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया है, तो वो इस रीजन से मरेगा नहीं। तो हमने ये बोला कि भाई ये कोई लाइफ प्रोसेस तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियली रिक्वायर्ड नहीं है। ये नहीं भी होगी तो भी वो जिंदा रहेगा, मस्त जिंदा रहेगा। लेकिन फिर वो भी तो दिक्कत हो गई ना बेटा कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में क्या हुआ, पूरी स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो गई, सारे टाइगर्स मर गए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो अगर हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम एक स्पीशीज की बात करेंगे तो रिप्रोड्यूस करना उसके मेंबर्स को जरूरी है। अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो कभी ना कभी तो जो पुरानी जनरेशन है वो मरेगी और स्पीशीज क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बड़ा साफ हो जाएगी, गायब हो जाएगी अर्थ से। सही नहीं है ये। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कंसिडर करना चाहिए? मैं तो नहीं करती पर्सनली, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको मैंने इसलिए एग्जाम्पल देकर के समझाया है कि अगर ये नहीं होगी, मान लो कि जितने भी इंसान, अभी तो बहुत सारे इंसान हैं प्लेनेट अर्थ पर, हर एज के हैं, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आ गया कि सारे इंसानों ने मना कर दिया कि भैया अब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेकर के नहीं आएंगे, अब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, जितने कर चुके थे उतने कर चुके, अब और बच्चे पैदा नहीं होंगे पृथ्वी पर इंसान के। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब सारे ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे अपनी अपनी नेचुरल डेथ से, कोई बीमारी से मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, मतलब सब मर जाएंगे। तो क्या होगा, वही होगा जो डायनासोर्स का हुआ, हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा प्लेनेट अर्थ से, और हमें तो कोई म्यूजियम देखने भी नहीं आएगा। अरे अब सिर्फ जानवर बचेंगे बेटा, तो जानवर कहाँ आएंगे हमें म्यूजियम देखने के लिए? ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लेकिन लाइफ प्रोसेस बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी ऑर्गेनिज्म बड़े हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर सकता है। अब तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारी क्या राय है इसके ऊपर, कि क्या तुम इसको लाइफ प्रोसेस कंसिडर करोगे या नहीं करोगे, मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कहां थे हम? द वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। कि एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो डिफाइन करने के लिए आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई ऐसा बच्चा जो बोले मैम नहीं कर पाएंगे, अरे डेफिनेशन सामने तो लिखी है, कर लेना ना। आगे देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, दे हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। यार ये तो देखो 9th वाली बातें हो गई है। 9th में तुम लोग पढ़ के आए हो कि हमारी पूरी बॉडी किसके बनी है, सेल्स की बनी है। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिल करके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। लेकिन ये कहानी बेटा हमारी है, हम तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है कि हमारे पास तो भैया ऑर्गन सिस्टम्स तक हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स बेटा इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं कि उनके पास ऑर्गन सिस्टम आ जाए, ऑर्गन्स आ जाएं। अरे कुछ तो ऐसे होते हैं जो केवल एक ही सेल लेकर के घूमते रहते हैं पूरी जिंदगी। क्या बोलते हैं उनको अपन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अपने बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह हैं,
तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक सेल लेकर के घूमते रहते हैं अपनी बॉडी में। फिर आते हैं कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनकी बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं बेटा जिनमें आपको सिर्फ टिश्यूज देखने को मिलेंगे, मतलब सेल्स तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होंगे बॉडी में, तभी क्या हुआ टिश्यूज बन पाए, लेकिन सिर्फ टिश्यूज मिलेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि कुछ कुछ ऑर्गन्स मिल जाएंगे। और फिर आते हैं हम सारे प्रॉपर ऑर्गन्स लेकर के, ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं बेटा हमारे शरीर में। तो ठीक है, तो ये बात तो तुम्हें पहले से पता है। कोई ऐसा बच्चा जो बोले मैम नहीं पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time। देखो बेटा, आप ऐसा समझो कि हमारा जो शरीर है ना, मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि यहां पर किस बारे में बात की जा रही है। लाइफ प्रोसेसेस को बेटा मेंटेनेंस प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेनेंस प्रोसेसेस बोलते हैं, और यहां पर यही आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्यों बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, जैसे कि सपोज एसी हो गया, आजकल सबके घर में एसी लगा होता है, ठीक है। तो साल भर में एसी हम फिर भी थोड़ा कम ही यूज करते हैं। हाँ, गर्मियों के मौसम में तो फुल टाइम एसी चलेगा, बट अगर पूरे साल देखेंगे तो एसी उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। बट स्टिल एसी की मेंटेनेंस ज़रूरी होती है कि नहीं ज़रूरी होती है? मतलब साल में एक बार जो है वो सर्विसिंग वाले भैया को बुलाना पड़ता है, एसी की सर्विसिंग करानी पड़ती है, मेंटेनेंस उसका ज़रूरी है बेटा। तब क्या होता है, एसी सही तरीके से काम करता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। सिर्फ एसी की बात नहीं है बेटा, वो तो चल रहा है तो दिख गया मुझे सामने, उसका एग्जाम्पल तुमको मैंने दे दिया। तुम्हारे घर में इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, डिवाइसेज होते हैं। अरे गाड़ियाँ तो सबके घर, हाँ गाड़ी, ओह गाड़ी अभी तो मैंने करवाई सर्विसिंग, बड़ी महंगी पड़ी है। हाँ, सबके घरों में गाड़ियाँ होती है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कुछ ना कुछ तो गाड़ी तो होगी ना बेटा। तुम ये मत बोलना कि मैम कार नहीं, यार 2 व्हीलर तो होगी ना। तो सर्विसिंग तो बेटा हर गाड़ी की होती है। साल में 2-3 बार समझ लो मैकेनिक के पास लेकर के जाना ही पड़ता है। वो ऑयल वगैरह चेंज करेगा, ठीक है। गाड़ी है तो फिल्टर वगैरह जो होते हैं एसी के वो चेंज कर देगा। कई तरह के काम जो है गाड़ियों में किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि सर्विसिंग ज़रूरी है, मेंटेनेंस चाहिए है, तब जाकर के तुम्हारी गाड़ी क्या करेगी, सही तरीके से चलेगी रोड पर, मस्त धूम मचा ले। तो यार जब हम नॉन लिविंग चीज़ों की इतनी केयर कर रहे हैं, तो ये जो खुद का शरीर है जो कि डेफिनेटली क्या है, लिविंग है, इसकी केयर करनी ज़रूरी नहीं है क्या? इसकी सर्विसिंग और इसका मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे क्या? अरे बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कहाँ से? तो जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमें बनाया, उसको ये पता था कि भाई ये जो हम बना रहे हैं ना, ये जिसको हम बना रहे हैं, अब बेटा मैं ऐसे करूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। ये सारे ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है कि तुम लोग फालतू में बोलो कि मैम नहीं, सबकी बात हो रही है। तो जिसने हमें बनाया उसको पता था कि ये जो बन रहा है ये निहायती आलसी टाइप का जो है ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी कि अगर इसको हम बोलेंगे कि जाओ अपनी सर्विसिंग कराओ, जाओ अपनी मेंटेनेंस करवाओ, तो ये जाएगा नहीं टाइम पर, हर काम में देर करेगा। तो बेटा हमें ना बनाया ही ऐसे गया है कि हमारी बॉडी में वो मेंटेनेंस प्रोसेसेस चलती रहती हैं, हमें पता नहीं चलेगा। देखो पता तो हमें वैसे भी बहुत कुछ नहीं चलता है। तुम अगर अभी एक रोटी खा लो, रोटी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, तुम्हें उसके बाद क्या होने वाला है उसका कुछ खबर नहीं होगी कि कैसे वो डाइजेस्ट हो रही है, कैसे उसके कार्ब्स टूट रहे हैं ग्लूकोज में, तुम्हें कुछ पता चलेगा क्या? कैसे ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल तक ग्लूकोज पहुंच रहा है, कैसे वहां जाकर के वो टूट रहा है, ऑक्सीजन बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तुम्हें कुछ पता चलेगा क्या? तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से बेटा हमारी बॉडी में ना मेंटेनेंस प्रोसेसेस चलती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता है। ताकि आप बोलोगे कि मैम क्यों चल रही है? अरे भाई गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करवाते हैं? ताकि वो चले। तो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्यों चल रही हैं? क्योंकि हम चलें, ताकि हम चलें। अगर वो प्रोसेसेस रुक गई बेटा तो हम भी रुक जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे, मर जाएंगे। और उन्हीं मेंटेनेंस प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। आप बोलते हो कि मैम मतलब ठीक है, आ गया समझ में कि बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेसेस चल रही हैं,
उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस बोल रहे हैं। बट लाइफ प्रोसेसेस एग्जैक्टली कर क्या रही हैं, मैं तुम्हें बताती हूं। हमारी बॉडी में बेटा देखो क्या होता है, तुम प्रोटीन खाते हो, अरे प्रोटीन खाते हो कि नहीं खाते हो? तो प्रोटीन तुमने खाया, वो टूटा, अमीनो एसिड्स बने, मतलब डाइजेस्ट हुआ, अमीनो एसिड्स बन गए, ठीक है। अब जितने अमीनो एसिड्स तुम्हारी बॉडी में रिक्वायर्ड थे वो यूटिलाइज हो जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स बचे, कभी कभी नहीं हमें भूत सवार होता है कि आज से हम बहुत सारा प्रोटीन खाएंगे, तो दे प्रोटीन दे प्रोटीन। तो जितना बेटा शरीर में ज़रूरत होगी अमीनो एसिड्स की, प्रोटीन की, उतने वो इस्तेमाल हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर लिवर में जाएंगे। वहाँ जाकर के क्या होगा, उनको तोड़ा जाएगा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे बेटा। देखो प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, जब वो अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, तो उन अमीनो एसिड्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं वो गए तुम्हारे लिवर में, वहां पर जाकर के क्या हुआ, उनका काम तमाम किया गया, मतलब उन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को तोड़ा गया, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन गए, सिंपल कंपाउंड्स बन गए जिनमें कि क्या है, नाइट्रोजन है। अब बेटा वो जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, बन तो रहे हैं और बनेंगे, प्रोसेस तो बेटा चलेगी ना। भाई खाना खाएंगे तो प्रोटीन तो खाएंगे, तो अमीनो एसिड्स तो आएंगे ही बॉडी में। अब गिन के तो खाएंगे नहीं कि इतने अमीनो एसिड चाहिए तो इतना ही खाएंगे, ज्यादा तो हो ही जाते हैं, क्या बड़ी बात है उसमें। तो वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स टूटे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बने जैसे कि यूरिया, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है। अब बेटा ये जो यूरिया है तुम्हारे शरीर के लिए, किसी के भी शरीर के लिए, इंसानों की बात कर रही हूं मैं, तो ये अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, इसको बॉडी के बाहर निकालना पड़ता है। तो लिवर क्या करते हैं, लिवर बोलता है कि भाई मेरा काम था इसका काम तमाम करना, मैंने कर दिया, मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया, अब मैं नहीं जानता। उसी नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया को, लिवर फेंक देता है ब्लड में। ब्लड जाता है कहां, किडनीज में। किडनीज पता है क्या करती हैं, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को लेती हैं ब्लड से और लेती हैं पानी, मिला देती हैं और क्या बन जाती है, यूरिन, सुसु बन जाती है। और फिर उसी यूरिन को किडनीज क्या करती हैं, ब्लैडर तक भेजती है नीचे, ठीक है, यहां ब्लैडर तक भेजती है नीचे, और फिर हम क्या करते हैं, जब ब्लैडर भर जाता है तो उस यूरिन को बॉडी से निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन में यही होता है। तो तुम बताओ ये जरूरी है कि नहीं है, ये मेंटेनेंस प्रोसेस जरूरी है कि नहीं है? अगर ये ना हो, एक्सक्रीशन ना हो, ये मेंटेनेंस प्रोसेस ना चले बॉडी में, तो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होता जाए, अरे मर जाएंगे टॉक्सिसिटी से भैया। तो ये लाइफ प्रोसेसेस को हम मेंटेनेंस प्रोसेसेस इसीलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम करती रहती हैं, क्योंकि बॉडी में लगातार कुछ चीजें बन रही होती हैं, कुछ चीजें टूट रही होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कभी कभी क्या करते हैं, बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। जैसे कि मान लो कोई इन्फेक्शन ही हो गया, बाहर कोई बैक्टीरिया वगैरह था, ठीक है, वो बॉडी के अंदर घुस गया, इन्फेक्शन कॉज हो गया, इन्फेक्शन कर दिया उसने, सेल्स डैमेज हो गए, टिश्यूज डैमेज हो गए। तो अब जो सेल्स, जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग भी तो जरूरी है ना। ये तो नहीं कि हम बोलेंगे कि अरे सेल्स डैमेज हो गए, फेफड़ों के तो हो गए, अरे हो गए तो भैया उसको डैमेज को रिपेयर भी तो करो। ऐसे थोड़ी ना लेकर के बैठे रहेंगे कि हाँ हो गए तो हो गए, नहीं। तो ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस बेटा चलती रहती हैं बॉडी में, ताकि बॉडी के का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एकदम प्रॉपरली चले, बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन रहे, ब्लड शुगर लेवल सही रहे, बॉडी टेम्परेचर जो है सही रहे, जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर चलता है ना वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए लाइफ प्रोसेसेस का चलना जरूरी है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेसेस, क्योंकि बॉडी में मेंटेनेंस का काम करती हैं। सो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट, दिस organized ordered nature of the living organisms is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, organism will no longer be alive, so living creatures must keep repairing and maintaining their structures. What are the maintenance processes in the living organisms? The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. जब हम सो रहे होते हैं बेटा तब तो कुछ नहीं कर रहे होते, तो भी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस प्रोसेसेस बेटा चलती रहती हैं। Even when we are just sitting in the class, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. The processes which together perform the maintenance job are called life processes. इन्हीं मेंटेनेंस करने वाली प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं बच्चों, ठीक है।
चलिए, इतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए, मैंने बहुत ही मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस की। न्यूट्रिशन बेसिक तो समझ में आ ही गया कि ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, राइट? ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है? मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि मैम अरे ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैम आपने फालतू में इसको इतना बड़ा बोल दिया टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है मैम, खाने को बॉडी के अंदर लेंगे हो जाएगी न्यूट्रिशन की प्रोसेस। अरे भैया, बॉडी के अंदर तुमने खाना डाल तो लिया है, लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद उस खाने का क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ भी न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। तो अब सुनो मेरी बात, न्यूट्रिशन को डिफाइन कैसे करोगे? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, और बॉडी के अंदर लेने के बाद वो उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी करता है, उनको यूटिलाइज भी करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी डिराइव करने के लिए, या आप बोल सकते हो कि बॉडी के कुछ दूसरे कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। क्या बोला मैंने? अरे डेफिनेशन बोलिए भैया। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। कि इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेगा, उसका इंटेक करेगा, और इसके बाद में न्यूट्रिएंट्स को वो यूटिलाइज भी करेगा। काय के लिए यूटिलाइज करेगा? तो लिखो यहां पे, ये भी लिखो, डेफिनेशन में ये भी आना चाहिए। फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, deriving energy and to synthesize other body components. ठीक है? बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी डिराइव करने के लिए, बॉडी के कुछ दूसरे कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे मान लो आप लोग बोलो मैम कि मैम डेफिनेशन तो जो है हर कहीं लिखी मिल जाती है, इसके उसके नोट्स में मिल जाती है, क्योंकि अपने नोट्स तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है? तो इसके उसके नोट्स में हमें मिल जाती है, यहाँ वहाँ लिखी हुई मिल जाती है। मैम कोई समझाता नहीं है इस डेफिनेशन का मतलब क्या मतलब है। तुम्हें इतना तो समझ में आया ना कि न्यूट्रिशन में होता क्या है। ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, और फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का वो इस्तेमाल करता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए। इतना समझ में आया? अब इसका तुमको मैं मतलब समझाती हूँ, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा हुआ है और मैं क्यों बोल रही हूँ कि डेफिनेशन में ये होना जरूरी है। तुमने रोटी खाई, तुमने चावल खाया, तुमने पिज्जा खाया, तुमने पास्ता खाया, क्यों खाया? आप बोलो मैम क्या भूख लगी थी इसलिए खा लिया। हाँ भूख तो लगी थी, लेकिन भूख के अलावा तुम्हारी बॉडी को एनर्जी भी तो चाहिए भैया। वो जो लाइफ प्रोसेसेस जो चल रही हैं, उसके अलावा जो तुम लोग काम कर रहे हो दिन भर में, ठीक है? सुबह से उठ जाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल जाकर के पढ़ाई करते हो, खेलते हो, कूदते हो, वापस घर आते हो, ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते हो। तो दिन भर में जो तुम इतने सारे काम कर रहे हो, प्लस जो काम तुम्हारी बॉडी के अंदर चल रहे जिनके बारे में तुमको अता पता नहीं है, उन सारे कामों के लिए बेटा, उन सारे फंक्शंस के लिए, प्रोसेसेस के लिए बॉडी में एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भूख लग रही है इसलिए खाया है, ठीक है, लेकिन बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा, उसके लिए भी तो खाना जरूरी है ना। तो जो तुमने रोटी खाई, जो तुमने चावल खाया, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में। बेसिकली अभी तो ये समझ लो कि एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे, वहां पर क्या होगा? कार्ब्स का डाइजेशन होगा, ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन से निकल करके, एलिमेंट्री कैनाल से निकल करके तुम्हारे ब्लड में जाएगा। ब्लड क्या करेगा? हर एक बॉडी सेल तक ग्लूकोज पहुंचा करके आ जाएगा। तुम्हारे हर एक बॉडी के सेल को क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। वहां पर आ जाएगी ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन उठा करके ग्लूकोज को तोड़ देगी, क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ढेर सारी एनर्जी। उसी एनर्जी का बेटा इस्तेमाल करके हमारी बॉडी में तरह तरह की एक्टिविटीज चलती रहती है, फंक्शंस बॉडी में चलते रहते हैं, प्रोसेसेस चलती रहती हैं। हम भी उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके दिन भर में इतने सारे काम करते हैं, समझे? तो एनर्जी डिराइव करने के लिए न्यूट्रिशन की प्रोसेस होनी जरूरी है बेटा। बचपन से सुन रखा है दूध पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम जरूरी है बोन हेल्थ के लिए,
तो हम कैल्शियम खाते हैं, हम कैल्शियम रिच फूड खाते हैं ताकि बॉडी में कैल्शियम जाए, बॉडी की ग्रोथ हो। भाई अगर प्रॉपरली हमने बैलेंस्ड डाइट नहीं ली बेटा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जरूरी है बोन हेल्थ के लिए, हड्डियों का ठीक से बेटा ग्रो करना जरूरी है कि नहीं। मान लो कि अगर किसी बच्चे की हड्डियां छोटी छोटी सी रह गई तो वो बच्चा भी छोटा रह जाएगा, मतलब एज में बढ़ेगा लेकिन ड्वार्फ रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, क्योंकि बोन्स जो है वो बड़ी नहीं हुई, बोन्स की ग्रोथ ही नहीं हुई। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हड्डियां भी छोटी छोटी सी रहती हैं। जैसे 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 उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, हेल्दी वेट बढ़ता है। तो हाइट बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? हाइट बढ़ने का मतलब ये है कि मसल्स की ग्रोथ हो रही है, हड्डियों की ग्रोथ हो रही है, हड्डियां बड़ी हो रही हैं, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब की भी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो अगर नहीं कैल्शियम ठीक से खाया तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोटीन्स ज़रूरी हैं। कभी अगर तुमने ऐसा देखा हो, सुना हो अपने घर में कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट वोट लग जाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भैया अब जो है ना आप, मतलब पेशेंट को, कि अब जो है ना आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। मतलब कि आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? बॉडी में जो डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। भाई चोट लगी, इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, बॉडी के सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो गए कि नहीं हो गए? तो डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए वी नीड प्रोटीन्स। उसके अलावा बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए भी प्रोटीन्स चाहिए हैं। एंटीबॉडीज का नाम आपने सुना होगा। एंटीबॉडीज बेसिकली हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए ना बॉम्ब के गोले होते हैं। जैसे नहीं, अगर दुश्मन आ जाए तो हम क्या करेंगे? बॉम्ब के गोले फेंक के मारेंगे, लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। वैसे ही अगर कोई पैथोजन, कोई जर्म बॉडी के अंदर आ जाए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बोलता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बॉडी के अंदर घुसने की और इन्फेक्शन कॉज करने की, तो हमको बताते हैं। तो एंटीबॉडीज बनाई जाती है और उनके ऊपर फेंक दी जाती है। तो एंटीबॉडीज क्या करती है? जाकर के उन पैथोजन्स को, उन जर्म्स को मार गिराती हैं। तो वो एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी बेटा प्रोटीन्स चाहिए। बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, उनको बनाने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। फैट्स, लोग बोलते हैं कि भाई ये फैट्स नहीं खाने चाहिए। अरे देयर आर सर्टेन फैटी एसिड्स, असेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि बॉडी में असेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं। फैट्स अच्छे होते हैं बेटा, हेल्दी फैट्स तो इंसान को खाने ही चाहिए। अब फैट्स खाने चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाकर के जो ना पिज्जा खा करके आ जाओगे। मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रही हूँ। चीज और बर्गर और जो जंक फूड होता है ना, रिफाइंड ऑयल, ये इन सब में अच्छे फैट्स नहीं होते हैं बेटा। एनीवेज, फैट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ, मतलब हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। क्योंकि फैट्स क्या करते हैं ना, हमारे बॉडी में जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड एक कवरिंग बना देते हैं, तो कुशनिंग बन जाती है, ताकि अगर हम कभी गिरे पड़े तो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज ना हो, उनके ऊपर ज़्यादा कुछ लोड ना हो, स्ट्रेस ना आए। ठीक है, जॉइंट्स के लुब्रिकेशन के लिए फैट ज़रूरी होते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए फैट ज़रूरी हैं। तो फैट्स खाना भी बेटा ज़रूरी है। पानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि पानी क्यों ही पिए? अरे पीना चाहिए भाई, पानी तो पीना चाहिए। इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही हैं बॉडी में जिनके लिए पानी रिक्वायर्ड है। कुछ नहीं तो वो यूरिन बनानी, तो यूरिन बनाने के लिए भी तो कभी कभी जब तुम पानी कम पीते हो तो सुसु भी कम जाते हो, और जाओगे भी तो एकदम थोड़ी सी होगी, और वो भी एकदम येलोइश सी होगी। होती है कि नहीं होती है? क्यों? बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हो गया है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही पानी चाहिए, ढेर सारा पानी चाहिए। फिर फाइबर्स चाहिए होता है, हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए। बोलते ना, सैलड खाओ, गाजर खाओ, खीरा खाओ, वो बीट रूट खाओ, उन सब में फाइबर होता है। फाइबर बेसिकली हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, हम कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते हैं। गट अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा। ये आपने अपने घर के बड़ों लोगों से सुन रखा होगा। तो बेटा ये सारे न्यूट्रिएंट्स ना बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी डिराइव करने के लिए, कुछ कुछ और बॉडी कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। आप कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? इतने सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, उनसे मैं आपको बस यही समझाना चाह रही हूँ कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स को अंदर लिया जाएगा, उनको इस्तेमाल किया जाएगा फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, चलो अब एक डाउट आता है बच्चों को
कि मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि खाना खाने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, लेकिन अभी 10th में आकर के आपने बोला कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लिया जाता है और ये और वो। तो मैम न्यूट्रिएंट्स और खाने में क्या डिफरेंस है, मैं बताती हूँ। फूड वो सब्सटेंस है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि रोटी खाना है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। दाल खाना है क्योंकि उसमें प्रोटीन है, उसमें न्यूट्रिएंट है। दूध एक फूड है, फूड आइटम ही है, क्योंकि उसमें आप बोल सकते हो कि दूध में पानी है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, ठीक है। तो दूध, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो उसे हम फूड बोल देते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर के, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 2 पर्पस, एनर्जी के लिए और बॉडी के कुछ दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जो कि बॉडी की 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, एक तो एनर्जी और दूसरा आप बोल सकते हो कि दूसरे बॉडी के कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं बेसिकली। तो खाना मतलब वो एक सब्सटेंस जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी की 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट को और दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेटा देख लेते हैं। 2 होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनको समझना बहुत आसान है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर दोज जिनमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर दोज जिनमें कार्बन नहीं है। ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं है, बस। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिनमें कार्बन नहीं है, तो इनमें सारे मिनरल्स आ जाएंगे, विटामिन्स यहां आ रहे हैं, मिनरल्स यहां आ जाएंगे, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, सारे जो मिनरल्स हैं वो यहां आ जाएंगे, पानी यहां आ जाएगा। उसके अलावा आप बोलोगे कि मैम यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रही है, मैम गलती से आ गया, इसको यहां पे फेंको। नहीं, मैंने बोला कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर दो जिनमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक आर दो जिनमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां क्या कर रही है, इसमें तो कार्बन है, तो इसको तो आना चाहिए ऑर्गेनिक में, नहीं, पर ये नहीं आएगी। बताइए क्यों? क्योंकि इसकी दिलरुबा यहां बैठी हुई है। कौन है इसकी दिलरुबा? पानी। तो ये बोलती है कि भाई जहां पे मेरी दिलरुबा होगी वहीं पर मैं रहूंगी। पानी इनऑर्गेनिक है तो मैं भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की ही कैटेगरी में रहूंगी, भले ही मेरे अंदर कार्बन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन रहूंगी तो मैं इसी पाले में, इसी साइड में। देखो, ये बस ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि मैम दिलरुबा पे आ गई हैं। बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है बट स्टिल वो एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ही है। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके जो मिनरल्स होते हैं जिंक, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक में कौन आएगा? वही कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट जो कि उनकी रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में। मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में कम अमाउंट में होती है, मतलब कम अमाउंट ही हमें उन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर लेने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस 2 कैटेगरीज होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। नाम से समझ में आ रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? ये वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द बॉडी। कौन कौन से? कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स है जिनको बॉडी में डालना तो है, हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है इन न्यूट्रिएंट्स की, बट लेस अमाउंट में, लेस क्वांटिटी में। दे आर रिक्वायर्ड इन लेस और माइन्यूट क्वांटिटीज बाय द बॉडी बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एग्जांपल्स कौन है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स बेटा अपन कम कम ही खाते हैं, जैसे कि अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको मल्टीविटामिन देंगे, एक छोटी सी बॉटल दे देंगे, सिरप दे देंगे या टैबलेट दे देंगे मल्टीविटामिन खाने के लिए, कि
उनमें जो क्वांटिटीज हैं विटामिन और मिनरल्स की वो इनफ है, छोटी सी गोली में जो है वो इनफ है। वहीं अगर आपको बोलना है, आपसे बोलना है उनको कि भैया डाइट अच्छी करो, तो वो आपसे कभी ऐसा नहीं होता कि वो आपको गोली में लेके दें कि देखो ये है आपके फैट्स, ये हैं आपके प्रोटीन्स, ये हैं आपके कार्ब्स। वो मल्टीविटामिन के अलावा भी तो खाना खाना पड़ता है ना बेटा, क्योंकि खाने में क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। तो अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा खाना भी तो पड़ेगा ना, छोटी छोटी गोलियों से काम नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है मेरा। चलो अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स के ऊपर, न्यूट्रिशन के टाइप्स के ऊपर, मोड के ऊपर। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स आप पहली बार सुन रहे हो, टर्म्स आप पहली बार सुन रहे हो, आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे। बस अब हमें क्या करना है, इनको कायदे से पढ़ना है, ठीक है मैम? क्या अब तक हमने कायदे से नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, ऐसी बात नहीं है, पर डिटेल में पढ़ना है, कहने का मतलब ये है। सुनो, तो मोड्स या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो आते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी बॉडी में खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। Whereas in heterotropic mode of nutrition, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? उनका मन नहीं है क्या? अरे वो बना ही नहीं पाते बेटा, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स क्या करें, अपना खाना खुद बना पाए। तो इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो नेचुरली वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए किसी और पे वो डिपेंड करेंगे, क्योंकि खुद से तो कुछ हो नहीं पा रहा, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि भैया, जैसे कि मान लो शेर है, शेर अपना खाना तो खुद बना नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो खाएगा जाकर के डियर को, क्या बोलते हैं, हिरण को, कि उसकी बॉडी में जो भी आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होंगे, शेर बोलेगा कि मैं तो बना नहीं पा रहा तो मैं उसको जाके खा लूंगा, तो उसकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मेरी बॉडी में आ जाएंगे, फिर उनका डाइजेशन होगा, सिंपलर फॉर्म्स बनेंगे जो कि मेरी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी और मैं सुंदर हो जाऊंगा, मतलब सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो होता है। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अगर मान लो कि अपन ने डिसाइड किया कि आज अपन कुछ खाना बनाएंगे, तो खाना बनाने के लिए बेटा वी नीड रॉ मटेरियल्स। कुछ नहीं तो अगर मुझे आज कढ़ाई पनीर बनाना है, तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मुझे पनीर चाहिए है, हाँ मुझे कढ़ाई भी चाहिए, मुझे प्याज चाहिए, मुझे टमाटर चाहिए, मुझे मिर्ची चाहिए, मुझे स्पाइसेस चाहिए हैं, मुझे थोड़ा बहुत पानी भी चाहिए है, मतलब मुझे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, तब जा करके तो क्या होगा, वो कढ़ाई पनीर बनेगा या कुछ भी खाना बनेगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, खाना बनाने के लिए इनको भी तो चाहिए रॉ मटेरियल्स, की नहीं चाहिए। तो सुनो, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको क्या चाहिए है, रॉ मटेरियल। क्या चाहिए है, रॉ मटेरियल्स, तब जाकर के वो अपना फूड बनाएंगे, टू बी मोर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे। तो ये रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब ये कि इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके एज रॉ मटेरियल्स वो बनाते हैं अपना फूड, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल्स और फिर बनाते हैं अपना फूड, ऑर्गेनिक फूड। वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो होते हैं, अभी बताया था, गैस करो, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बताए कि नहीं बताए,
तो इनऑर्गेनिक में क्या थे, अपने मिनरल्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी था, तो बस इन्हीं का इस्तेमाल करके तो क्या करेंगे, वो अपना खाना बना लेंगे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके वो अपना ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं। दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मान लो कि मैंने बनाना है कढ़ाई पनीर, ठीक है, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना इकट्ठा कर लिए, बर्तन भी ले आई, मैं कढ़ाई भी ले आई, सब हो गया। लेकिन फिर अब बारी आती है खाने को पकाने की, कुक करने की। तो बेटा कुक करने के लिए एलपीजी सिलेंडर मेरा खत्म हो गया, गैस मेरी खत्म हो गई, तो गैस पे तो बन नहीं सकता। आप बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं, इंडक्शन में बना लो। 4 दिन से बेटा मेरे घर में बिजली भी नहीं आई है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं है, तो इंडक्शन ना माइक्रोवेव ना अवन कुछ नहीं चलेगा, तो उस पर भी नहीं बन सकता खाना। मैम एक आप बोलोगे कि मैम एक काम करो, लकड़ी जलाओ, चूल्हा बनाओ, चूल्हे पे बनाओ, देसी खाना बनेगा एकदम। मुझे पोल्यूशन पसंद नहीं बेटा, मैं लकड़ी वकड़ी नहीं जलाती। इसका मतलब क्या? अरे भाई खाना बनाने के लिए अगर रॉ मटेरियल चाहिए है, तो फिर उन रॉ मटेरियल्स को कुक करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। कि अगर तुम बोलो कि मैम सोलर कुकर में बना लो है, तो वो सोलर कुकर किस पे काम करता है, सोलर एनर्जी पे, लाइट एनर्जी पे तो काम करेगा ना। तो बेटा कहने का मतलब ये कि खाना बनाने के लिए यू नीड रॉ मटेरियल्स, और फिर उन रॉ मटेरियल्स को आपको कुक भी करना पड़ता है, पकाना भी पड़ता है। तो पकाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, अरे कोई तो एनर्जी चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए, कुछ तो एनर्जी चाहिए यार, तब तो खाना पकेगा। तो यहां पर भी तो वही चीज है कि ऑर्गेनिजम्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड तो बना रहे हैं, बट फॉर दैट दे ऑल्सो नीड एनर्जी। तो कुछ ऑटोट्रॉप्स ऐसे होते हैं, आप बोलो कि मैम ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब है? अरे जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो कुछ ऑटोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और रिमेनिंग या कुछ ऐसे भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ करेंगे लाइट एनर्जी का इस्तेमाल, कुछ करेंगे केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल। तो एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कान खोल के सुनते जाओ क्या बोल रही हूं मैं, एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो बेटा जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब ही क्या होता है, लाइट। फोटो वर्ड जो है वो आया फोटोन से। फोटोन छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, ठीक है। आगे जाकर के आप फिजिक्स में लाइट का पर्टिकुलेट नेचर पढ़ते हो। चलो यहां देखो, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही बेटा, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम अभी तो हम ऑटोट्रॉपिक पढ़ रहे थे। अरे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ही 2 टाइप्स पढ़ा रही हूं मैं आपको। एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाएंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके वो अपना ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, बट उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी बोले तो वही सनलाइट। वहीं वो ऑटोट्रॉप्स जो कि केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही क्या है बेटा, दूसरा टाइप है। एक टाइप ये है और दूसरा टाइप ये है। तो खाना तो ऑर्गेनिज्म, भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाएंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके वो अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बना लेंगे। बट बनाने के लिए जो अलग अलग एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, उसके बेसिस पर इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर 2 और टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में लाइट एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी, कीमो ऑटोट्रॉपिक में केमिकल एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी, खत्म। ठीक है।
Organisms prepare their own organic food from the inorganic raw materials present in the surrounding by utilizing the energy of sunlight, यानी कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं बेटा? मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें की फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। कौन कौन से होते हैं? हमारे ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, कुछ दूसरी अलगी भी, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब क्या करते हैं बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स है मतलब कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे आते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें पाया जाता है कीमो ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पर तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, कहां से मिल जाएगी? सन से मिल जाएगी। बट यहां पर केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने के लिए। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स के पास केमिकल एनर्जी कहां से आती है? अब सुनो, जो हमारे कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना बेटा, ये ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पर कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उन कंपाउंड्स को ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे निकलती है केमिकल एनर्जी, और फिर उसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूं, जल्दी समझ में आएगा। एक होता है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया का मतलब यह है कि वो ऐसे टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, हैबिटाट में रहते हैं, जहां पर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सल्फर बैक्टीरिया को सल्फर बैक्टीरिया क्यों बोला गया? क्योंकि देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाए जाते हैं जहां पर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। वो हमारे लिए तो अच्छे नहीं है, बट उन बैक्टीरिया के लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे। जहां हुए ऑक्सीडाइज, निकल गई एनर्जी। कौन सी? केमिकल एनर्जी। और फिर उसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके वो अपना खाना बना लेते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सल्फर बैक्टीरिया क्या है? कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऐसी कुछ होते हैं आयरन बैक्टीरिया। वो ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाए जाएंगे, ऐसी हैबिटाट में पाए जाएंगे जहां पर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। उनको वो कर देंगे ऑक्सीडाइज। वो जो बैक्टीरिया है वो उन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कर देंगे ऑक्सीडाइज। निकलेगी केमिकल एनर्जी, उसी केमिकल एनर्जी से वो अपना खाना बना लेंगे और क्या कहलाएंगे? आयरन बैक्टीरिया कहलाएंगे। ऐसी सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब समझ में आ गया तुमको? ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बेटा बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, उनसे होता ही नहीं है, ठीक है, उनको आता ही नहीं है, उनसे होगा ही नहीं, ये वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इनके बस की नहीं बेटा, इनमें इतना पोटेंशियल नहीं कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करे, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब इसके भी बेटा 3 टाइप्स होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सबसे पहले मैं आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाती हूं, क्योंकि ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना हमारे अंदर पाया जाता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ करके अच्छा भी लगेगा। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता यह है कि ऑर्गेनिजम्स खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, अंदर लेने के बाद उस खाने का डाइजेशन होता है। हमारे खाने में जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो टूटते हैं, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन बोलते हैं, है ना। डाइजेशन का मतलब क्या? मैंने बोला खाने को हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया और बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो तुमने खाना खाया उसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो थे उनका ब्रेकडाउन हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन हुआ और बन गए कुछ सिंपलर एंड स्मॉलर कंपाउंड्स या फॉर्म्स, सब्सटेंसेस बोल दो। ये सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस ही स्पेसिफिकली क्या कहलाते हैं? तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारे खाने में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे
उनको तोड़ा गया, उनका ब्रेकडाउन हुआ और क्या बने, कुछ सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस बन गए। और फिर जो सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस बने, जो न्यूट्रिएंट्स निकले, इनको हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि ये जो सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं वो हमारी एलिमेंट्री, डाइजेशन कहां होगा, एलिमेंट्री कैनाल में होगा। एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है, ये ब्लड में चले जाते हैं। जैसे कि मान लो ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो ये बन गई बेटा क्या, आपकी सुंदर सी प्यारी सी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेटा बहुत लंबी होती है। अब मैं पूरा डिटेल में तुम्हें अभी नहीं पढ़ाऊंगी, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का तब पढ़ा दूंगी। बट अभी के लिए तुम इसी एलिमेंट्री कैनाल से काम चलाओ, जिसका स्टमक काफी छोटा बना है। बट एनीवेज दिख तो रहा है ना, ये इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये रेक्टम हो गया, ये एनल कैनाल हो गई और ये एनस हो गया। ये है पूरी क्या तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर। अब हुआ क्या कि तुमने खाई रोटी, रोटी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो देखो ये गई तुम्हारी रोटी, ये तुम्हारी रोटी है, तुमने मुंह के अंदर ली, बकल कैविटी में गई, बकल कैविटी से कहां जाएगी, तुम्हारे इसोफेगस में जाएगी, मतलब फूड पाइप में जाएगी। यहां से कहां जाएगी, स्टमक में आ जाएगी, स्टमक से कहां आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के क्या होगा बेटा, उस रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन का मतलब, डाइजेशन का मतलब समझ गए ना, कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे वो टूटेंगे सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में। तो जो रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स थे वो इंटेस्टाइन में आकर के क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स थे बेटा उनका डाइजेशन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। कार्ब्स टूटेंगे और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये बन गया आपका ग्लूकोज, ये बन गया ग्लूकोज। अब इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बन तो गया है, लेकिन क्या जिंदगी भर यही रहेगा, नहीं। इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, आपके ब्लड में जाने वाला है। ये आ जाएगा ग्लूकोज, कहां से कहां, तो एलिमेंट्री कैनाल से निकल करके, भाई बन गया ना ग्लूकोज। अब एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ करके कहां आ जाएगा, तुम्हारे ब्लड में आ जाएगा। ये क्या मैंने ड्रॉ करा है बेटा, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा। तो ये निकल करके आ जाएगा ब्लड में, और फिर ब्लड से क्या होगा, ये हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाएगा, हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाएगा। और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या बेटा, अब्जॉर्प्शन। बॉडी सेल क्या करेंगे, ग्लूकोज को जो है यूटिलाइज कर लेंगे एनर्जी डिराइव करने के लिए, उसे हम एसिमिलेशन बोल देंगे। तो डाइजेशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, अरे यही तो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेता है खाने को, बॉडी के अंदर होता है उसका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फिर आखिरी में होता है इजेशन। व्हाट इज इजेशन, बेटा जो भी खाया है वो पूरा का पूरा तो डाइजेस्ट या अब्जॉर्ब नहीं होने वाला। खाने में कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो वो जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड है, या फूड तो नहीं बोलेंगे, वो वेस्ट ही बोलेंगे। डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वेस्ट ही ना हुआ। तो अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट जो है बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से कहां आएगा, रेक्टम में आएगा, और रेक्टम से कहां निकल जाएगा भैया, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। पॉटी करोगे कि नहीं करोगे, फीकल मैटर इसी को बोलते हैं, स्टूल इसी को बोलते हैं। तो जो अपन फीकल मैटर को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, एलिमिनेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो स्टेप नंबर 1 इंजेशन। क्या लिख रही हूं मैं, स्टेप नंबर 1 इंजेशन। इंजेशन मतलब इंजेक्शन नहीं, इंजेशन, खाने को बॉडी के अंदर लेना ही कहलाता है इंजेशन। स्टेप नंबर 2 डाइजेशन। स्टेप नंबर 3 absorption. Step number 4 assimilation.
एसिमिलेशन, और फिफ्थ स्टेप कौन सी होती है? इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स होती हैं बेटा होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। और ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या होगा? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। खाने को बॉडी के अंदर लेंगे, बॉडी के अंदर होगा डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा यानी कि एसिमिलेशन होगा, और लास्ट में हो जाएगा इजेशन, अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट का। ठीक है, अब यहां पर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स आर दोस्त बेटा जो प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। भाई हमने पहले ही बोल दिया कि होलोजोइक क्या है? एक टाइप है न्यूट्रिशन का। कौन से न्यूट्रिशन का? तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपने लिए खुद अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो नेचुरली वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे ना अपने खाने के लिए। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है बना नहीं रहे, पर ये क्या? बेटा ये जो स्टेप्स है ना, ये तो जब ऑर्गेनिज्म खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा उसके बाद क्या होगा, ये तब की स्टेप्स हैं। लेकिन जो खाना वो खा रहा है उसने खुद ने तो नहीं बनाया ना, उसकी बॉडी में तो नहीं बन रहा है। जैसे कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्लूकोज खुद बनाते हैं बॉडी के अंदर। प्लांट्स को कभी खाना खाते हुए देखा है क्या? तो ये तो वो चीजें हैं जो फूड का इंटेक करने के बाद होंगी। खाना खुद नहीं बनाया जाएगा, किसी और से ही लिया जाएगा। जैसे कि जो अपने हर्बीवोर्स होते हैं, जो अपने हर्बीवोर्स हैं, वो क्या करेंगे? प्लांट्स को खाएंगे। गाय को देखो, भैंस को देखो, बकरी को देखो, भेड़ को देखो, घास वगैरह खाती कि नहीं खाती, पेड़ पौधे खाती कि नहीं खाती, हिरन को देखो, एलिफेंट को देखो। तो दीज आर हर्बीवोर्स जो प्लांट्स से क्या करें? अपना न्यूट्रिशन डिराइव करें, प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है ना लें। फिर आते हैं कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल से अपना खाना ले लेते हैं, जैसे कि शेर है, लॉयन है, टाइगर है, मतलब ये सारे जितने भी हैं अपने जंगली जानवर, ये क्या करेंगे? जो छोटे दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको खा करके उनकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे। तो वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे, ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, ओमनीवोर्स ये सब खा जाएंगे, ये प्लांट्स भी खा जाएंगे, एनिमल्स भी खा जाएंगे, क्योंकि इनको बस क्या करना है? न्यूट्रिशन लेना है। तो इसमें तो ह्यूमन बीइंग्स, रैट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये है ऑर्गेनिज्म नंबर 1, ये है ऑर्गेनिज्म नंबर 2। एक ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट और दूसरे वाले को बोलते हैं पैरासाइट। अब देखो क्या होता है, पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी में रहता है। 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है होस्ट, एक है पैरासाइट। पैरासाइट कहां रहेगा? होस्ट की बॉडी में रहेगा। बॉडी में कहां? बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बॉडी के ऊपर भी रह सकता है। लेकिन ये होस्ट की बॉडी में रह करके करेगा क्या? ये होस्ट की बॉडी में रह करके होस्ट की बॉडी के न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेगा। इसके खुद के बस की नहीं है पैरासाइट की कि अपना खाना खुद बनाए। अरे ये तो इतना नालायक होता है बेटा कि ये खाना डाइजेस्ट भी नहीं करता। ये बोलेगा कि भैया मेरे बस की नहीं है खाने को डाइजेस्ट करना। अभी जो अपन ने होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा उसमें कम से कम ये तो था कि बस खाने को, बने बनाए खाने को ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और फिर बॉडी के अंदर वो खुद ही क्या करता है? डाइजेस्ट करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, एसिमिलेट करेगा। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट है ये तो बोलेगा कि भैया ना मेरे बस की है खाना बनाना और ना मेरे बस की है बने हुए खाने को डाइजेस्ट करना। मतलब मुझसे तो डाइजेशन भी नहीं होने वाला, मैं वो भी नहीं करने वाला, तो मैं क्या करूंगा? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया होगा, खाने को डाइजेस्ट किया होगा, जो सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स बने होंगे, सब्सटेंसेस बने होंगे, मैं उनको जाकर के अब्सॉर्ब कर लूंगा। डाइजेशन तो होने नहीं वाला, ना बनने वाला है। मैं सिर्फ क्या करूंगा? मैं न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करूंगा बस। कभी सर में जुएं हुए? जुएं क्या करते हैं? सर में रह करके, स्कैल्प में रह करके हमारा खून चूसते हैं। बेटा वो पैरासाइट है, हम उनके लिए होस्ट है, वो हमारे पैरासाइट है हमारे लिए। अब आप बोलोगे मैम छोटे छोटे से तो जुएं होते हैं, क्या हो गया, रहने दो ना सर में, बस खुजली तो होती है तो खुजला लेंगे, इचिंग होती तो इचिंग कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। अरे वो तुम्हारा खून चूस रहे हैं यार, तुम्हारे ब्लड में। तुमको अभी मैंने समझाया होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है। जो भी तुमने खाना खाया, जैसे तुमने ग्लूकोज, तुमने रोटी खाई, उसमें जो कार्ब्स थे वो डाइजेस्ट हुए, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज फिर क्या होगा? अब्सॉर्ब होगा कि नहीं होगा बॉडी में? ब्लड में आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम्हारे ब्लड में जैसे कि क्या है? ग्लूकोज है।
तो वो क्या करेंगे, जुएं तुम्हारे स्कैल्प में रह करके तुम्हारा ब्लड सक करेंगे, और जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, डाइजेशन तो करेंगे नहीं, डाइजेशन तो ये करेंगे नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ओनली अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओनली अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, सिर्फ अब्सॉर्ब करेंगे। तो तुम्हारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, उनको ये जुएं चूस लेंगे। मतलब खा तुम रहे हो, बना तुम रहे हो, बना मतलब कि नहीं, बना नहीं रहे हो, खा तुम रहे हो, डाइजेस्ट तुम कर रहे हो, काम तुम कर रहे हो, लेकिन फायदा कोई और उठा रहा है, अब्सॉर्ब कोई और कर रहा है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है बेटा, तो इसलिए जुएं हटाने पड़ते हैं। अब ये तो फिर भी एक्टोपैरासाइट हुआ। एक्टोपैरासाइट मतलब, एक्टो मतलब बाहर, वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी में रहते तो है लेकिन बाहर रहते हैं। फिर एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह करके उसके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते। जैसे कि तुमने सुना होगा बचपन में कि बच्चों को जो है वो पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब पेट में कीड़े होने का मतलब क्या है बेटा, पेट में कीड़े होने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये क्या है, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो वॉल तुम्हें दिख रही है अंदर से क्या होगा, यहां पर एक वर्म, कीड़ा नहीं, वर्म आकर के क्या होगा, ऐसे चिपक जाएगा, अपने माउथ से ऐसे आकर के ऐसे ही चिपक जाएगा। तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो वॉल है, वॉल की जो अंदर वाली लेयर है, उस पे आकर के ऐसा वर्म जो है चिपक जाएगा। इसको अपन बोलते हैं सपोज टेप वर्म। पेट में कीड़े का मतलब लिटरली कीड़े नहीं होता बेटा कि जुएं चल रहे हैं अंदर और बाहर, नहीं, वर्म होता है, वर्म, ठीक है ना। ये वर्म्स होते हैं, एस्केरिस हो गया, टेपवर्म वगैरह हो गए। ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसकी अंदर वाली लेयर के ऊपर आकर के ऐसे चिपक जाते हैं। डाइजेशन इनसे होगा नहीं। अब तुम जो खाओगे इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करेगा, बैठे बैठे अब्सॉर्ब करेगा। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी, मम्मी बोलेंगे कि तुमने 2 घंटे पहले तो 4 रोटी खाई थी, 2 घंटे में तुम्हारी 4 रोटी पच गई। तो बच्चा बोलेगा हाँ पच गई। क्यों पच गई, क्योंकि साथ में कोई और भी तो बैठा है अंदर शेयर करने वाला, कि बेचारा बच्चा क्या कर रहा है, अपने एलिमेंट्री कैनाल में खाने का डाइजेशन कर रहा है, सब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो भाई, न्यूट्रिएंट्स तो पूरे बच्चे को मिलने चाहिए, उसकी बॉडी को मिलने चाहिए। लेकिन ये नालायक देखो बैठा हुआ चिपक करके कि मैं अभी न्यूट्रिएंट्स लूंगा। अब बताओ, तो बच्चा पूरा टाइम फटीग रहेगा, थका थका सा रहेगा, क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए उसको मिल नहीं रहे हैं, ये ले रहा है। टायर्ड फील करेगा, पूरे टाइम भूखा रहेगा, क्रैंकी रहेगा, मतलब मूड उसका खराब रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब पेट में कीड़े होते हैं, जब वर्म्स आ जाते हैं। तो ये क्या है, टेपवर्म क्या है, एस्केरिस क्या है, ये एंडोपैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह करके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, और उनके लिए होस्ट कौन है, हम है। तो मतलब इस तरह के बेटा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट को तो फायदा ही है, लेकिन होस्ट को तो नुकसान है ना, क्योंकि होस्ट के बॉडी के न्यूट्रिएंट्स कोई और चुरा करके उड़ा करके ले जा रहा है, और इनकी मजे, इनकी बल्ले बल्ले है। तो इनकी बैंड बच जाएगी होस्ट की, और पैरासाइट की बल्ले बल्ले रहेगी। ठीक है, तुमने वो भी देखा होगा ना, दाद खाज खुजली वाले एड में वो रिंग वर्म हो जाता है। वो रिंग वर्म होता है, बट वो एक्चुअली स्किन का फंगल इन्फेक्शन है। हमारी स्किन पर, हमारे बाल पर, हमारे नेल्स पर बेटा प्रोटीन की एक कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं केराटिन। ठीक है, हमारे स्किन पर, हमारे नेल्स पर, हमारे बालों पर केराटिन प्रोटीन की कवरिंग होती है, कोटिंग होती है। तो वो जो फंगस है ना, वो पता है क्या करेगा, स्किन का जो केराटिन है वो खाएगा आकर के, मतलब स्किन में आकर के रह जाएगा, और खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो क्या करेगा, स्किन का केराटिन खाएगा। तो देखो ऐसे ऐसे वो बन जाते हैं। ये देखो, ये रिंगवर्म, तो बोलते रिंगवर्म है, बट है क्या, वो फंगल इन्फेक्शन है, फंगस के कारण होता है। Okay, the organism that supports or provides sustenance to a parasite is called a host. That is the organism from which food is being absorbed. उसको हम बोलेंगे host. ठीक है, फिर उसके बाद में पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं, तो पैरासाइट की बल्ले बल्ले और होस्ट की बैंड बच जाएगी। एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रहेंगे, रिंगवर्म, बेडबग्स, लाइग्स एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, प्लांट्स में भी बेटा अमरबेल होती है, कैस्कुटा बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ऊपर लाइट ग्रीन कलर की,
आपको डार्क ग्रीन कलर का यहाँ पे देखो क्या दिख रहा होगा, पेड़ दिख रहा होगा, उसकी पत्तियां दिख रही होंगी। और ये लाइट ग्रीन कलर का आपको लग रहा होगा मैम कोई जाल है, ये जाल नहीं है बेटा, ये अमर बेल है। इसके खुद की बस की नहीं होती है फोटोसिंथेसिस करना, तो ये क्या करेगी, ये दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर के लेट जाएगी और अपने कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर फंसा देगी और अंदर से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती रहेगी। तो प्लांट्स में भी होते हैं क्या, पैरासाइट्स। ठीक है, ये देखो ये टेपवर्म ऐसा दिखता है, ये एस्केरिस ऐसा दिखता है। ये देखो इंटेस्टाइन के अंदर आपको दिखाया गया, ये पूरी इंटेस्टाइन है बेटा, अंदर से ऐसी दिखती है। और देखो चिपका हुआ है ये नलाय टेपवर्म। ठीक है, चलिए लास्ट आते हैं बेटा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे। देखो होलोजोइक में अपन ने क्या पढ़ा कि खाने को बॉडी के अंदर लिया जाएगा, बॉडी के अंदर खाने का डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, मतलब जो भी हो रहा है बॉडी के अंदर हो रहा है। बट इन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनको अपन बोलते हैं सेप्रोफाइट्स ही, वो क्या करते हैं, खाना उनकी बॉडी के बाहर होता है और वो उल्टी करके वैक करके क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बॉडी के बाहर निकालते हैं। और बॉडी के बाहर जब वो एंजाइम्स आते हैं, बाहर आकर के फूड को डाइजेस्ट करेंगे, फिर जो सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस बनेंगे उनको फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेंगे। मतलब सेप्रोफाइट्स ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि ये तो आम जिंदगी है कि खाने को बॉडी के अंदर लेना, फिर डाइजेस्ट करना, फिर अब्सॉर्ब करना। हाँ, हम कुछ अलग करेंगे। हम अलग क्या करेंगे, हम पहले अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐसे उल्टी करके वैक करके बाहर निकालेंगे, बॉडी के बाहर करेंगे फूड का डाइजेशन, जो सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस बनेंगे उनको हम फिर बॉडी में अब्सॉर्ब करेंगे। आम जिंदगी नहीं जिएंगे, हम जिएंगे मेंटोस जिंदगी। ये तो सब करते हैं, हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जैक्टली यही होता है बेटा। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है डेड एंड डिकेइंग मैटर? सुनो, कभी तुमने सोचा है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, वो जो इतना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं उसका होता क्या है? अब आप बोलोगे कि मैम कौन सा वेस्ट जनरेट कर दिया? अरे भाई, तुम्हारे घर में सपोज बगीचा लगा हुआ है, बगीचे में ऐसा कितना होता है कि पत्तियां जो हैं वो सूख जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती है, इसके बाद में पेड़ से झड़ जाती हैं। तो वो जो सूखी हुई जो पत्तियां हैं बेटा, कुछ दिन के बाद तुम देखोगे कि वो अपने आप वहां से गायब हो जाती हैं। चलो, तुम्हारे घर में जो बगीचा है उसकी पत्तियों को तुम फिर भी क्या करोगे, साफ कर दोगे। तुम्हारे घर में जो पेट पला होगा, बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, जो भी होगा, वो जो पॉटी वोटी करेगा, तुम उसको सब साफ करके कचरे को बाहर फेंक दोगे। लेकिन जरा ये सोचो कि वो जो कचरा बाहर जा रहा है, जो डंपिंग यार्ड में कचरा जा रहा है, जहां पर प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, जंगल में देखो, जंगल में जानवर मर रहे हैं, ठीक है ना, पत्तियां, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, सूख करके जो है ना नीचे गिर रहे हैं। जंगल में जो जानवर है उनके जो पॉटी वोटी है, उन सब का होता क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम डिकॉम्पोजिशन होता है। एग्जैक्टली। अरे डिकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात, ये जितना भी प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, चाहे पॉटी हो या फिर डेड बॉडी हो किसी एनिमल की, ठीक है, प्लांट वेस्ट की अगर हम बात करें तो उनकी सूखी पुरानी पत्तियां हो, फल हो जो पक गए हैं, सड़ चुके हैं, ठीक है, उनका डिकॉम्पोजिशन होता है। डिकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आप बोल सकते हो कि वेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर स्मॉलर फॉर्म्स में। कि जो प्लांट वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट है, चाहे उनका वो एक्सक्रीटा हो या फिर डेड बॉडीज वगैरह हो, उनमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिजम्स आकर के उसका ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर फॉर्म्स बनते हैं और फिर उन्हीं सिंपलर फॉर्म्स को वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जो अपने सेप्रोफाइट्स होते हैं बेटा, वो एग्जैक्टली यही करते हैं जो मैंने बताया ना, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बॉडी के बाहर निकल करके क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगे। ये वही है बेटा, ये वही है। तो जो वेस्ट है, जो प्लांट वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट है, चाहे वो एक्सक्रीटा हो, चाहे वो डेड बॉडी हो, वो डेड एंड डिकेइंग तो है ना बेटा। डिकेइंग का मतलब वो जो सड़ रहा हो, तो जो मरा हुआ है, जो सड़ रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स को जो डिराइव करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से न्यूट्रिएंट्स जो है ना डिराइव करना, अपना न्यूट्रिशन उनसे लेना, दैट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो इन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाएगा, मशरूम वगैरह आ जाएगा। याद रखिएगा बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई ये होते हैं सैप्रोफाइट्स। दे आर क्रूशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज दे रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स और हमारे सराउंडिंग को क्लीन बनाते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये निकालते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल कंपाउंड्स, और फिर क्या करेंगे, इनको ये अब्सॉर्ब करके एसिमिलेट भी कर लेंगे, यूज भी कर लेंगे, ठीक है। तो फंगस और यानी कि आप फंजाई बोल लो, फंजाई और क्या बोलते हैं बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलो तो बेटा आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और तुम पूछोगे कि मैम इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से जाकर के, कहाँ गया मेरा चैनल, फटाफट से जाकर के जो है तुम इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे जो लेक्चर्स हैं इसके नोट्स तुम्हें वहीं मिलने वाले हैं। मुझे मिल नहीं रहा है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक लगा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल की, तो उसको वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।